हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब आपका एक फॉर्मल पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा सुना है कि इंग्लिश में और साइंस में और अदर सोशल साइंस वगैरह में आपने बहुत सारा लिख डाला है। देखिए, मैथमेटिक्स में आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, ना कॉपीज़ बनाई हैं अभी, बट अब बनना शुरू हो जाएगा और अब आपकी एक फॉर्मल स्टडी क्लास 10th की और CBSE स्टैंडर्ड की स्टार्ट हो जाएगी। सो लेट मी स्टार्ट। टुडे आवर टॉपिक इज़ रियल नंबर। इस रियल नंबर के टॉपिक में ध्यान देना है आपको कि 6th क्लास से लेकर के 9th क्लास तक जितना भी नंबर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा है पूरा रिकॉल कर डालो दिमाग में एकदम। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरा कि बहुत से बच्चे 10th क्लास में आ जाते हैं और बहुत सी 6 से 9 तक की चीज़ें बिना पढ़े जो दिमाग में भी नहीं रहती हैं और बस डायरेक्ट प्रॉब्लम को हिट करते हैं। अब समझना है और समझने के बाद प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब इस तरह के नहीं आते हैं कि आपने देखा और आप स्टार्ट हो गए। नहीं, उसको आप पहले फर्स्ट यू रीड केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन स्टार्ट द राइटिंग। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट विद द रियल नंबर। एक सिंपल कॉन्सेप्ट रियल नंबर का, जनरल कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। व्हेन यू कलेक्ट ऑल नंबर्स इन ए बैग, नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। एक बैग में सारे नंबर भर लो। कौन कौन से? सी, नेचुरल नंबर, ये देखिए, ये पेन लिया मैंने, अब स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, ये नेचुरल नंबर है, इसमें होल भी हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। जब 1 से स्टार्ट होगा तो नेचुरल है, 0 से स्टार्ट हो गया तो होल हो गया, तो इसमें नेचुरल नंबर इस सर्कल में आ गए और होल नंबर आ गए। नेचुरल नंबर्स को डिनोटेड बाय n करेंगे और होल नंबर बाय w। लेकिन जब इन नंबर्स के आगे नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दिए जाएं तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 क्या बन जाते हैं? इंटीजर, डिनोटेड बाय z। किसी को 9th क्लास में याद है why we denoted by z integers? Anybody? मैं बताता हूँ। जर्मन वर्ड है एक, ZEHLAN, जिलन, जिसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग, जिलन का मीनिंग जर्मनी में होता है काउंटिंग, टू काउंटिंग। तो उन्होंने उस जिलन के z को लिया है जिसमें काउंटिंग होता है, चाहे पॉजिटिव काउंट करो या नेगेटिव काउंट करो। ओके, नाउ अब इन नंबर्स को अगर हम PYQ फॉर्म में लिखना शुरू कर देंगे तो ये सभी नंबर रैशनल नंबर हो जाएंगे। ये भी रैशनल ही है, इसका जब डेसिमल हटाओगे ना तो अपॉन में 100 आ जाएगा, तो ये PYQ फॉर्म में आ जाएगा। सो रैशनल नंबर डिनोटेड बाई Q हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन जो रैशनल के बाद इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर डिनोटेड बाई स्मॉल s। समझ में आया? इरेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल s से, राइट। और व्हेन वी कलेक्ट ऑल दीज नंबर्स, अब इसमें एक और भी आ गया है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं वो बहुत से नंबर बच्चे याद कर लेते हैं, रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा है इरेशनल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने आपसे कहा व्हाट डू यू मीन बाय √4, क्या आप इसको इरेशनल कहोगे? नहीं, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2। ये तो रैशनल है भाई, क्योंकि हर इंटीजर्स के नीचे अपॉन 1 लगा सकते हैं कि नहीं? सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ PYQ, सो इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो अब दिमाग से ये निकाल दो कि हर नंबर जो रूट के अंदर है वो इरेशनल होगा। नो, केयरफुली रीड करके देखिए, उसको सॉल्व करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो पाई भी इरेशनल है, -2π भी इरेशनल है, लेकिन ये एक नया लेटर लिखा हुआ है यहाँ E। ये क्लास 11th में पता चलेगा, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के लिए होता है और E की वैल्यू बिटवीन 2 और 3 होती है। ये 11th क्लास की बुक में आप कभी भी टाइम मिले तो मांग के किसी भैया दीदी से देखिएगा, सबसे लास्ट का चैप्टर है, वहाँ प्रूव भी किया गया है कि y = 2 और 3 के बिटवीन वैल्यू आती है इसकी। ओके, सो ये सारे नंबर जब एक कलेक्ट कर लिए जाते हैं तो कई लोग कहने लगते हैं ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। वो भी ठीक है,
कई लोग ये कहते हैं व्हेन वी कलेक्ट ऑल नंबर इन ए बैग द नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। अब बैग से एक नंबर निकाला, अरे ये तो नेचुरल है, दूसरा नंबर अरे ये तो होल नंबर है, अरे फ्रैक्शन में आ गया तो ये इरेशनल है। लेकिन हर इरेशनल फ्रैक्शन हो ये ज़रूरी नहीं है, और हर फ्रैक्शन रैशनल हो ये भी ज़रूरी नहीं है। सो रीड केयरफुली द नंबर। इसलिए मैं कहता हूँ कि 10th क्लास में अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ज़रा ध्यान से और पढ़ के स्टार्ट करिएगा, है ना। रियल नंबर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा गया है आपको पता होना चाहिए। आपकी टेक्स्ट बुक में क्लास 6 से लेकर 9 तक का टोटल ऑब्जर्वेशन उन्होंने दिया है उसमें, और कोई नहीं पढ़ा होगा मैं जानता हूँ। एनीवे, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। देखिए मैंने बोला था पहले, द रियल नंबर सिस्टम हैज़ मैनी सबसेट्स। सबसेट्स क्या, रियल नंबर के अंदर जितने भी अंदर नंबर डाले थे वो सब सबसेट हैं, और रियल नंबर पूरा एक सेट है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, सब। ओके, नेक्स्ट है, ये देखिए एक और चार्ट बना दिया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये देखिए रैशनल है ना, ये रैशनल, और सारे नंबर्स कलेक्ट हो गए एक उसमें, तो ये बन गया रियल नंबर। Natural number are the set of counting numbers which start from 1. Everybody knows. Natural number denoted by n. Okay. Natural number. Whole numbers are the set of numbers that include 0. ये देखिए, और ध्यान से सुनिए, जब भी वर्ड कौन सा आता है, सेट, जब भी वर्ड आएगा तो हमेशा करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और करली से क्लोज करेंगे। ये हैबिट अभी से डाल लो, 11th 12th में आ रहा हूँ। एंड नेक्स्ट, इंटीजर्स। एन इंटीजर इज ए होल नंबर, नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर, दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कभी कोई पूछ देता है जीरो इंटीजर है कि नहीं है, बोलो यस है ना। डिनोटेड बाई जेड को मैंने याद दिलाया, जीलन से आता है, जर्मन वर्ड है जीलन, जेड से स्टार्ट होता है। रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ ए वाई बी या पी वाई क्यू। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ हो गया है बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। डिवाइड करोगे तो डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 2/3, 6/7, 1 एंड 0। 9th क्लास का पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रैशनल नंबर? यस इट इज, क्योंकि 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1, पी वाई क्यू फॉर्म में आया, क्यू इज नॉट इक्वल टू द 0। Now next is terminating decimal or decimals that contain a finite number of digits, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, टर्मिनेट है। रिपीटिंग डेसिमल्स आर डेसिमल्स दैट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। ये देखिए 0.33 के बाद डॉट लगा दिया, 0.68 ने इसके बाद देखो ये डॉट लगा दिया, इनफाइनाइट, पता नहीं कितने हैं। ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए डेसिमल दैट नेवर टर्मिनेट। ये देखिए, ये सब आपका 9th क्लास का है। आगे चलते हैं। Euclid division lemma states that for any two positive integers a and b, there exists integer q and r such that a is equal to bq plus r। एक्चुअली में ये स्टार्ट ले लिया मैंने भले यहाँ से, बट एनसीईआरटी को पढ़ना ज़रूरी है। कहाँ से पढ़ना ज़रूरी है, ध्यान से देखिएगा। ये डेफिनेशन आ भी सकती है क्योंकि इस साल आया था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये नहीं आया था, ये आया था। पूरी डेफिनेशन ये उन्होंने दे दी थी और कहा था क्या 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी, 4 ऑप्शन में, कभी लेस देन इक्वल टू, कभी ग्रेटर देन इक्वल टू, और इस पर बच्चों को टिक करना था या इसको आंसर में लिखना था। तो बहुत से बच्चों ने रॉन्ग किया है ना। तो लेमा के बारे में अगर कोई पूछता है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मैं आगे भी इसको रिपीट करूंगा। क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है, क्योंकि किसी प्रूवन स्टेटमेंट को अगर प्रूव किया जाए तो लेमा की बात आती है।
अगर HCF फाइंड करना है तो किसी एक प्रॉपर फंडामेंटल थॉट से ही HCF निकल के आता है, यानी कि कंडीशनिंग है। जैसे अगर हमें HCF निकालना है किन्हीं 2 नंबर्स का, 2 पॉजिटिव नंबर्स का, तो हम अप्लाई करते हैं इसमें क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर इसके बाद कोशिश करते हैं कि रिमाइंडर 0 आ जाए, और जब 0 लाने वाला जो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो जो डिवाइज़र हमारा होगा ना, जिसने रिमाइंडर 0 लाया है, वही हमारा HCF होगा। इसे दिमाग में रखिएगा। ओके, और आगे भी आएगा, मैंने अपना NCERT को पकड़ा है अभी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स आप अच्छी तरह पढ़ चुके होंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए फैक्टर ऑफ प्राइम या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर। फिर ये भी है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। जितने भी नंबर, किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन के फैक्टर्स जब आएंगे वो सारे नंबर प्राइम होंगे। और प्राइम कौन, जिनके फैक्टर या तो वो खुद हैं या 1 है। किसी भी नंबर का आप फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। ये बात जब भी कोई पूछे ये कैसे आता है, क्यों आता है, बोल देना FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से है। एक एग्जांपल लिया है 1092, इसके फैक्टर निकाले ऐसे। याद आया जिसको जबलपुर भाषा में, जबलपुरिया लैंग्वेज में लोग कहते हैं LCM निकाल रहे हैं। LCM नहीं है, फैक्टराइजेशन है। पहला फैक्टर 2 आया, 3 आया, 2 आया, 7 आया। बोलिए ये सभी प्राइम है कि नहीं? लास्ट 13 तक प्राइम है, ये देखिए। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की फर्स्ट लाइन है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सारे फैक्टर प्राइम आ रहे हैं। नेक्स्ट है HCF and LCM. The HCF2 number is equal to the product of the terms containing the least powers of the, देखिए least power, कम से कम पावर वाला जो प्रोडक्ट आए, और ये है ग्रेटेस्ट पावर का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। कहाँ? फैक्टराइजेशन की पावर देखना है। समझ में आया ना? फैक्टराइजेशन में जो लीस्ट पावर वाले फैक्टर्स होते हैं, जिनकी पावर लीस्ट होगी वो उनका प्रोडक्ट किया जाएगा। और LCM में जिनकी पावर ग्रेटेस्ट होगी वो उनका प्रोडक्ट किया जाएगा, तब LCM आएगा। जो छोटी पावर वाला नंबर है उसको लिया जाएगा किस में? HCF में। और जो बड़ी पावर वाला नंबर है उसको किस में लिया जाएगा? LCM। बस इतना याद रखिएगा। है वही वो पिछला कॉन्सेप्ट जो आप पिछले क्लासेस में सीखते हुए आए हैं। HCF और LCM में बड़ा कॉमन सा रिलेशन है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, यस, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। ये दोनों आपके नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर का पहले LCM निकालो, अंडरस्टैंड, बाय एनी मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो। HCF निकालना है तो HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आ जाता है, और अब तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी आ जाता है। इरेशनल नंबर देखिए ध्यान से, मैंने बोला था रूट के अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ है जरूरी नहीं कि वो इरेशनल हो, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। पाई इरेशनल है बट 22/7 रैशनल है, ये ध्यान रखिएगा। इरेशनल नंबर आर एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द AYB फॉर्म, या हम ये कह सकते हैं जो PY की फॉर्म में नहीं आ सकते हैं वो इरेशनल है। यानी जो रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो इरेशनल है, हाँ, जो इरेशनल होगा तो वो रैशनल नहीं होगा, ये मान के चलिए। जब इसको डेसिमल फॉर्म में लाते हैं तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, ये रिपीटिंग वाला सिस्टम 9th क्लास में पढ़ाया आपने। अक्सर पूछा जाता था कि एक इरेशनल नंबर बताइए इन 2 इरेशनल नंबर के बिटवीन, है ना। रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सपोज x इज इक्वल टू PYQ इज ए रैशनल नंबर। तो जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में आ गए और ये नॉन नेगेटिव होने चाहिए, तो डेसिमल कंडीशन कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। और अगर इसका q इस फॉर्म में नहीं आया
जो इस फॉर्म में आया था तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर इस फॉर्म में नहीं आया तो वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. So every rational number is either terminating or non-terminating. Now let's discuss NCERT textbook and CBSE. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यूक्लिड के टाइम पर वैसे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो डिवीज़न का पहला कॉन्सेप्ट है कि कैसे चीज़ों को एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बांटा जाए, डिवाइड किया जाए, ये यूक्लिड के टाइम पर ही स्टार्ट हुआ है. एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में, जिसने पढ़ा हो थैंक यू, जिसने नहीं पढ़ा हो आज मेरे साथ देख लो. ए ट्रेडर वाज मूविंग अलोंग ए रूट सेलिंग एग्स, अंडे बेच रहा था. एन इडलर हु डिडंट हैव मच वर्क टू डू स्टार्टेड टू गेट द ट्रेडर इनटू ए वर्डी ड्यूल. दिस ग्रीव इनटू ए फाइट. He pulled the basket with the axe and dashed it on the floor. कुछ फ्लोर पर बास्केट गिर गई उसकी. द एक्स ब्रोक, कुछ अंडे टूटे. द ट्रेडर रिक्वेस्टेड द पंचायत टू आस्क द इडलर टू पे द ब्रोकन एक्स. ब्रोकन एक्स का उसको कॉस्ट दिलाइए भाई. पंचायत आस्क द ट्रेडर हाउ मेनी एक्स वर ब्रोकन. ही गेव द फॉलोइंग रिस्पॉन्स. ये स्टार्टिंग अच्छी है इसकी, ज़बरदस्त है. पंचायत ने पूछा कि कितने एक्स आपके ब्रोकन हो गए हैं, तो उसने कुछ इस तरह आंसर दिया. बोले सर मैं अगर अपने एक्स पेयर में दो दो करके, एक बार दो उठाए, तो इस तरह काउंट करता तब भी बास्केट में मेरा वन विल रिमेन, एक एग बच जाता है. अरे ये भी कोई गिनने का तरीका है भाई. बोले सर अगर मैं उसको 3 करके, एक बार में 3 उठाए, फिर 3 उठाए, फिर 3 उठाए, फिर 3 उठाए, तो कहता है सर 2 विल रिमेन, मतलब रिमाइंडर 2 बचता है उसका. देखो ये डिवीज़न ही कर रहा है वो. बोला सर अगर मैं 4 करके काउंट करता है इसको तो 3 विल रिमेन. अगर मैं सर 5 काउंट करता है तो 4 विल रिमेन. बोले सर अगर मैं 6 करके काउंट करता हूँ तो 5 विल रिमेन. और बोले सर अगर मैं 7 करके उठाता हूँ, एक बार में 7, फिर एक बार में 7, तो बोले सर नथिंग विल रिमेन, मानी रिमाइंडर 0. अब बताइए, सपोज उसकी बास्केट में ए एक्स है, ए, ये देखिए, और उसने 2 करके काउंट किए, तो ए को वो 2 से डिवाइड करेगा ना, तो ये कोसेंट आ जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1. ओके. अगर वो ए को 5 से डिवाइड करेगा तो 5 से डिवाइड करने पर ए को क्या आएगा, कोसेंट क्यू आएगा, कुछ आएगा, बट रिमाइंडर क्या बचेगा 4. लेकिन जब वो 7 से डिवाइड करता है, ध्यान से सुनना, ए को, तो रिमाइंडर क्या आता है 0. व्हाट डज इट मीन. तो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे. उसके पास एग कितने थे, बना ना. जिस 7 ये डिवाइजर से ये कंप्लीट डिविजिबल हो चुका है, तो ये 7 क्या है, ये HCF है. अंडरस्टैंड. यहीं से यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का कॉन्सेप्ट आता है. उसने कहा कि माई बास्केट कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 150, मतलब 150 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते हैं, तो 150 से कम ही होंगे उसके में. अगर आप ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालेंगे तो ऐसा नंबर सोचिए जो 150 के नियर हो और डिविजिबल बाई 7 हो जाए, तो समझ लेना वो नंबर कौन सा होगा, 119. एनसीईआरटी बुक ध्यान से देखना. जब उसने यूक्लिड ने यहाँ पर जो आपका डिविडेंड है उसको ए लिया, ध्यान से देखना, जो डिवाइज़र है उसको बी लिया, कोसेंट को क्यू लिया, और जो रिमाइंडर आता जा रहा है यहाँ पर उसको आर लिया, तब जाके ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ. गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. लेकिन ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल 2020 बोर्ड में पूछा गया था. याद रखिएगा, कैसे रीड करेंगे, 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी. डिड यू गेट माई पॉइंट. ये भी आ सकता है डिफाइन यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, शॉर्टकट में EDL भी बोल देते हैं. EDL, IPL नहीं. IPL तो गया कोरोना के चक्कर में गया ना. सो EDL, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, मेरे साथ याद कर लो, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी.
इस आर लेस देन बी पर, इस पर क्वेश्चन था ऑप्शन में, मैंने कल के वीडियो में ये क्वेश्चन दिया भी था। तो इस एग्जाम्पल, एग वाले एग्जाम्पल से यूक्लिड डिवीजन लेमा निकला है। ओके, तो अब समझ लेते हैं। देयर आर टू वर्ड्स, वन इज एल्गोरिदम, अदर इज लेमा। मैंने पिछले वाले उसमें स्लाइड्स में भी बताया था कि एल्गोरिदम इज सीरीज वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर। चाय बनाने का तरीका बताओ, क्या करोगे पहले, बोलो बोलो, कैसे चाय बनती है? बहुत से बोलते हैं गए गैस जला दी, फिर टम्बलर ढूंढ रहे हैं, फिर उसमें पानी चाय मिला रहे हैं, तब तक गैस जल गई, काफ़ी बर्बाद हो गई। नहीं, फर्स्ट यू कलेक्ट स्टेप बाय स्टेप, कलेक्ट ऑल आइटम्स, है ना, पुट इन द टम्बलर, देन बर्न द गैस। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है, ये एल्गोरिदम होता है। कंप्यूटर सीएस पढ़ोगे आगे चल के 12th क्लास 11th क्लास में, ये एल्गोरिदम सिखाए जाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। लेमा क्या है? लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। एक बात ये है कि किसी ने कहा स्पीक ट्रुथ, सदा सच बोलना चाहिए, अब उसके ये प्रूव्ड है, जो सच बोलता है वो ज़िंदगी भर सुखी रहता है, कभी कभी दुखी भी रहता है, गलत जगह सच बोल देना भी दुखी होना है। जो अच्छा करता है, ये ऐसे ले लो उसको, जो अच्छा करता है ना, उसको देख के अगर कोई अच्छा करे, प्रूवन स्टेटमेंट किसी की प्रूफ की गई बात के हिसाब से, अगर हम उसी बात को फॉलो करते हुए कहीं और वही चीज़ प्रूव कर दें। जैसे सोनू सूद ने मुंबई में लेबर को उनके गांवों तक पहुंचाया, ऐसे ही किसी और शहर में कोई सोनू सूद बन जाता, उसके स्टेटमेंट, प्रूव किए गए स्टेटमेंट की हेल्प से अगर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट किया जाए, दैट इज कॉल्ड लेमा। तो जो डिवीज़न का कॉन्सेप्ट यूक्लिड ने निकाला था लेमा में, उससे अगर हम HCF निकालना शुरू कर दें, क्योंकि वो प्रूव्ड है, ये HCF प्रूव्ड हो जाएगा कि हाँ ये HCF डिवाइज़र निकल के आएगा। तो एल्गोरिदम और लेमा दोनों अलग अलग पार्ट माइंड में करके देखना, ठीक है ना, इधर एल्गोरिदम और इधर लेमा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और इस टॉपिक में कि जो एल्गोरिदम वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम द 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में फादर ऑफ अलजेब्रा कहते थे, है ना, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। इन्होंने अलजेब्रा एक बुक वर्ड जो है दिया हुआ है इनका। इवन द वर्ड अलजेब्रा इज डेराइव्ड फ्रॉम द बुक ही रोट कॉल्ड हिसाब अलजब्र, मुकाबला। हिसाब तो आप समझ गए ना, घर में भी बोलते हैं, इसका पैसा उसका पैसा, अच्छा चलो बैठो हिसाब कर लो। मैथमेटिक्स ये हिसाब वर्ड आया ही वहाँ से है। कहाँ से? अल ख्वारिज़मी के की उस बुक से जिसमें उसने अलजेब्रा वर्ड फर्स्ट टाइम यूज़ किया है। सो व्हाई ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ अलजेब्रा?